हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल इन्वेस्टमेंट हॉटस्पॉट पर फिर से स्वागत है। आपने हमारी रिसेंट वीडियो डिफरेंस बिटवीन सीटीसी, ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी पर जो प्यार दिया उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर योर लव। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लीज़ ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का अपडेट आता रहे। हमने अपनी लास्ट वीडियो में सैलरी यानी इनकम की बात की थी, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ से हुई अर्निंग पर आपको टैक्स देना होता है। अभी डिपेंड करता है कि आपकी अर्निंग कितनी है और आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं। वैसे ज़्यादातर सभी इनकम पर कुछ ना कुछ टैक्स पे करना होता है। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स फ्रॉम सैलरी एक इंडिविजुअल के लिए या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको हम HUF भी बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 और इस केस में आपका असेसमेंट ईयर होगा 2024-2025। इस वीडियो को हमने दो पार्ट में बनाया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स क्या होता है और करंट इनकम टैक्स के स्लैब क्या है, और दूसरे पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कैलकुलेशन को और शो करेंगे कि आप किस केस में आपको ओल्ड रेजिम लेना चाहिए और किस केस में आपको न्यू रेजिम लेना चाहिए, जिससे आप अपने टैक्स को मैक्सिमम सेव कर सकें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अनुसार भारत में दो आयकर व्यवस्थाएं हैं, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था, जिसको हम ओल्ड टैक्स रेजिम और न्यू टैक्स रेजिम भी कहते हैं। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस की बात करेंगे जो आपको इनकम टैक्स ईयर 2023-2024 के लिए एप्लीकेबल हैं, और ये चेंजेस यूनियन बजट 2023 के बाद में हुआ है। तो आइए इन पर डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट रहेगा कि न्यू इनकम टैक्स रेजिम डिफ़ॉल्ट होगा, यानी कि जब आप इनकम टैक्स फाइल करने जाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको न्यू टैक्स रेजिम मिलेगा, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाना चाहते हैं, वापस लौटना चाहते हैं, तो आप न्यू टैक्स रेजिम को कैंसिल करके वापस से ओल्ड टैक्स रेजिम में अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस साइड में ज़्यादा टैक्स सेव कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ओल्ड टैक्स रेजिम में ज़्यादा टैक्स सेव होगा तो आप ओल्ड टैक्स रेजिम में जाकर अपना टैक्स फाइल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि 7 लाख के टैक्स पर आपको छूट मिलेगी। मतलब कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है तो आपको कोई टैक्स देना नहीं होगा, लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ आपका न्यू टैक्स रेजिम में एप्लीकेबल रहेगा। ये सेक्शन 87A के अंडर में ये छूट आपको मिलती है। तो 2023-2024 में जो रिवाइज टैक्स शेड्यूल है उसमें न्यू टैक्स रेजिम में अगर आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल इनकम 7 लाख से कम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। तो अभी आपको 50,000 रुपीज़ का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो न्यू टैक्स रेजिम के अंडर भी मिलेगा। पहले ये 50,000 का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो सिर्फ ओल्ड टैक्स रेजिम में होता था, न्यू में ये इस साल से एप्लीकेबल रहेगा। और अगर आपकी इनकम 15,50,000 से ऊपर है तो उस केस में आप इसको 52,500 रुपीज़ तक का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीव इनकैशमेंट की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के हिसाब से कर्मचारियों के लिए साल 2002 से लीव इनकैशमेंट छूट देने के लिए लिमिट जो 3 लाख रुपए तय की गई थी उसको 1 अप्रैल से चेंज करके 25 लाख रुपीज़ यानी कि 25 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की। तो उसमें भी एक चेंजेस आया है कि अगर आप सालाना 5 लाख रुपए तक का प्रीमियम देते हैं तो ये टैक्स फ्री होता था, लेकिन 1 अप्रैल से अगर आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उस केस में आपको उसके ऊपर टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे ई गोल्ड पर। तो 1 अप्रैल से ई गोल्ड पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। यदि इन्वेस्टर फिजिकल गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड को आपस में बदलते हैं तो उस केस में भी आपको कोई भी कैपिटल टैक्स गेन नहीं देना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग। तो ये एक न्यू सेक्शन ऐड हुआ है जिसको हम 115BBJ के नाम से जानते हैं। तो ऑनलाइन गेमिंग से सभी प्रकार की जीत जैसे कैशबैक, वाउचर या एनी अदर बेनिफिट्स जो भी आपको होता है उस पर आपको फ्लैट 30% का टैक्स देना होगा। और इस केस में जो भी आपकी अर्निंग होगी या जो भी आपका बेनिफिट होगा गेमिंग के थ्रू उसमें से 30% का टैक्स डिडक्शन होने के बाद में आपको वो राशि या अमाउंट पे किया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं इनकम टैक्स स्लैब financial year 2023-2024 under the new tax regime. तो most tax exemption and deductions are no longer available under the new tax system, but कुछ changes हुए हैं तो कुछ में आप benefit ले सकते हैं, but जो भी आपके deduction और exemption old tax regime में applicable थे उसमें से आपको कोई भी इसमें claim करने को नहीं मिलेगा। तो डिस्कस करते हैं कि अगर आपकी इनकम स्लैब अप टू 3 लाख रुपीज़ है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है और आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से कम है तो भी आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 3 लाख से 6 लाख के बीच में है
और आपकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो 7 लाख से ज़्यादा है, उस केस में आपको 5% का टैक्स पे करना होगा। अगर आपकी इनकम 6 लाख से 9 लाख के बीच में है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 7 लाख से कम है, तो भी उस केस में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन वहीं पर अगर आपकी इनकम जो है वो 6 लाख से 9 लाख के बीच में है और आपकी नेट टैक्सेबल इनकम जो है वो 7 लाख से ऊपर है, तो आपको 10% का टैक्स पे करना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आपकी इनकम स्लैब 9 लाख से 12 लाख के बीच में है तब आप 15% टैक्स पे करेंगे न्यू टैक्स रिजिम में, और अगर आपकी इनकम 12 लाख से 15 लाख के बीच में है तब आपकी जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो 20% होगी। वहीं पर अगर आपकी जो इनकम है वो 15 लाख रुपए से ऊपर चली जाती है तब आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना होगा। इसके अलावा जो भी आपका टैक्स बनता है आपकी इनकम स्लैब के अकॉर्डिंग, उसके अलावा भी आपको 4% का एक हेल्थ एंड एजुकेशन सीज होता है जिसको HECB बोलते हैं, ये भी आपको पे करना होगा। लेकिन ये आपकी टोटल जो भी इनकम टैक्स बनेगा उसके ऊपर 4% रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि क्या क्या डिडक्शन एग्जम्पशन अलाउड है अंडर न्यू टैक्स रिजिम। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सेक्शन 24B का। तो इसके अंदर अगर आपने कोई भी होम लोन लिया हुआ है तो उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आप पे आउट कर रहे हैं आप उसको क्लेम कर सकते हैं सेक्शन 24B में। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS अंडर सेक्शन 80CCD। तो अगर आपको आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कोई भी NPS के टुवर्ड्स है तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा, आप इसको भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे PPF की या सुकन्या समृद्धि योजना की। तो इस केस में क्या है कि आपकी मैच्योरिटी पर जो आपको बेनिफिट मिलेगा उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा, लेकिन जो आपकी न्यू टैक्स रिजिम है उसके अंडर जो आपका 1.5 लाख रुपीज़ तक का इन्वेस्टमेंट है जो आप PPF में या सुकन्या समृद्धि में कर सकते हैं, आपको उस पर छूट नहीं मिलेगी क्योंकि वो 80C में आता है और वो न्यू टैक्स रिजिम में आपको बेनिफिट नहीं देगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है फॉर डिसेबल पीपल यानी कि दिव्यांग जनों के लिए, तो उस केस में भी आप इसको क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि अगर आपको कन्वेंस कोई अलाउंसेस मिल रहे हैं आपके वर्क रिलेटेड, तो वो भी आपका अंडर न्यू टैक्स रिजिम क्लेम हो जाएगा। इसके अलावा एनी अदर कॉस्ट अगर आपको पे होती है फॉर टूर एंड ट्रांसफ़र वर्क रिलेटेड, तो वो भी आप क्लेम कर सकते हैं अंडर न्यू टैक्स रिजिम। इसके अलावा जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा 50,000 का। ये पहले डिडक्शन सिर्फ ओल्ड रिजिम में था, बट अभी आप इसको न्यू टैक्स रिजिम में भी क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 57 IIA की। तो ये इनकम फ्रॉम फैमिली पेंशन होता है, तो इसमें आपको जो भी इनकम आती है उसका 1/3 या 15,000 दोनों में से जो भी कम होगा उसको आप क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा हम बात करेंगे सेक्शन 80CCH की। तो ये एक तरह का कॉर्पस फंड होता है जो कि अग्निवीरों के लिए बनाया गया है। तो कोई भी अगर अग्निवीर है जो इसमें कंट्रीब्यूशन करता है तो वो अमाउंट भी उनके लिए एक तरह से टैक्स फ्री होगा और उसको वो अंडर दिस सेक्शन अपना डिडक्शन या एग्जम्पशन ले सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए जिसमें आपको डिडक्शन और एग्जम्पशन अलाउड है अंडर न्यू टैक्स रिजिम। अब हम बात करेंगे ओल्ड टैक्स रिजिम की। तो ओल्ड टैक्स रिजिम बेसिकली क्या है कि ट्रेडिशनल इनकम टैक्स स्ट्रक्चर फॉलो करता है। इसमें डिफरेंट तरह के टैक्स स्लैब एंड रेट रहते हैं। अंडर दिस रिजिम एज ए टैक्स पेयर आपको बहुत सारे डिडक्शन एंड एग्जम्पशन मिल जाते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम जान लेते हैं कि अंडर द ओल्ड टैक्स रिजिम आपकी जो इनकम स्लैब है वो क्या है। तो अगर बात करें इनकम स्लैब की, तो अगर आपकी इनकम अप टू 2.5 लाख रुपए तक है यानी कि 2.5 लाख रुपीज़, उस केस में आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा, चाहे आपकी उम्र 60 ईयर है या 60 to 80 है जिन्हें हम सीनियर सिटीजन कहते हैं, या 80 ईयर से ऊपर है जो सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं। तो उस केस में आपका कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में है तब आपको जो टैक्स पे करना होगा वो 5% होगा। अगर आपकी उम्र 60 साल से नीचे है या फिर आप सीनियर सिटीजन में आते हैं 60 to 80, लेकिन सुपर सीनियर सिटीजन में अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ पे एक रिबेट मिल जाता है और आप उस केस में आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। वहीं पे हम बात करते हैं अगले टैक्स स्लैब की जो आती है 5 लाख रुपीज़ से 10 लाख रुपीज़ के बीच में। इस केस में आपको 20% का फ्लैट टैक्स पे करना होगा, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप में आते हैं। वहीं पर अगर आपकी इनकम जो है वो 10 लाख से ऊपर पहुंच जाती है तो उस केस में भी आपको फ्लैट 30% टैक्स देना होगा। डिपेंड नहीं करता कि आप किस भी एज में फॉल करते हैं। आपकी एज चाहे 60 से कम है या 60 to 80 के बीच में है या आप सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं 80 से प्लस में, तीनों ही केस में आपका जो टैक्स है वो 30% फ्लैट रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं सरचार्जेस की। तो इन केस अगर आपकी इनकम ज़्यादा है
तो उस केस में आपको एक सरचार्ज रेट भी देना होता है। वो जो स्लैब है हम उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 50 लाख रुपीज़ तक है, उस केस में आपका जो सरचार्ज रेट रहेगा वो नील रहेगा। लेकिन अगर आपकी जो टैक्सेबल इनकम है, नेट टैक्सेबल इनकम, वो 50 लाख रुपीज़ से 1 करोड़ तक हो जाती है, तब आपको 10% का एक्स्ट्रा सरचार्ज देना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगली स्लैब की। तो अगर आपकी जो इनकम है वो मोर देन 1 करोड़ रुपीज़ है और लेस देन 2 करोड़ है, उस केस में आपका जो सरचार्ज रेट रहेगा वो 15% होगा। नेक्स्ट स्लैब अगर आपकी बात करें तो वो है 2 करोड़ से लेके और 5 करोड़ के बीच में। तो अगर आपकी इनकम इस स्लैब के बीच में आती है तब आपका टैक्स रेट 25% रहेगा। और एनी इनकम विच इज़ मोर देन 5 करोड़, उस केस में आपका 37% का जो रेट है वो एप्लीकेबल रहेगा। अब ओल्ड टैक्स स्लैब में जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे डिडक्शन मिल जाते हैं या एग्जम्पशन मिल जाते हैं। तो उन कटौती को आमतौर पर उपयोग किए जाने के लिए कुछ सेक्शन पे हम बात करेंगे, क्योंकि उनको सेक्शन वाइज डिवाइड किया गया है। तो आइए उनको डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 1014 की। इसमें मोस्टली हम बात करते हैं एचआरए और आपकी एलटीए की। ये आपको अलाउंस देता है, एग्जाम करता है टैक्स से। तो हम बात करेंगे पहले एचआर की। तो एचआरए में आपको टैक्स पर छूट मिलती है। अभी डिपेंड करता है कुछ पॉइंटर पे, डिपेंड करता है कि आपका जो एचआरए है वो कुल कितना में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट डिपेंड करता है कि आप कौन से शहर में रह रहे हैं, आप मेट्रो सिटी में हैं, नॉन मेट्रो सिटी में हैं। तो उस केस में आपका अगर नॉन मेट्रो में है तो 40% डिडक्शन 40% रहेगा आपकी सैलरी का, और अगर मेट्रो में है तो 50% रहेगा। लेकिन जो उसकी कैलकुलेशन है उसमें एक और चेंज आता है कि ये सैलरी से 10% एचआरए को घटाने के बाद जो बची रकम होती है वो मिलती है। मतलब कि जो इसकी कैलकुलेशन वो रहेगी जो आपका एक्चुअल रेंट है, उसको आप माइनस कर दीजिए आपकी सैलरी के 10% से। तो उन दोनों में से जो भी कम होगा उसको आप क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो भी आपका एचआरए मिल रहा है वो सारा ही आप क्लेम कर पाएंगे। एलटीए के केस में ऐसा होता है कि आपको 4 साल के लिए मिलता है और 4 साल में आप 2 बार इसको क्लेम कर सकते हैं। जो भी आपकी ट्रैवलिंग है, चाहे वो नेशनल आपकी डोमेस्टिक ट्रैवलिंग है या आपकी जहाँ भी ट्रैवल आप करते हैं, लेकिन आपको ट्रैवलिंग के लिए जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो आपने बिल्स वगैरह हैं, वो सारे आपको प्रोवाइड करने होंगे और उस केस में आप इसको क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये 4 साल में 2 बार ही आप इसको क्लेम कर पाएंगे। अब हम बात करेंगे कि जो बेसिकली आपको डिडक्शन मिलता है, जो बहुत सारे सेक्शंस रहते हैं, जो आपने सुना होगा कि एटीसी है, एटीडी है, एटीडीई है। तो हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हमारा सेक्शन आता है एटीसी। तो अंडर दिस सेक्शन आपके कुछ इस तरह के प्रोडक्ट्स रहते हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जो आपकी इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो 1.5 लाख रुपीज़ है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा होता है तो आप उसको क्लेम नहीं कर पाएंगे। अप टू 1.5 लाख रुपीज़ तक आप क्लेम कर सकते हैं। अब ये जो प्रोडक्ट हैं जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो है आपके लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आप पे कर सकते हैं। अगर आपने कोई भी इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम लिया है जिसको ईएलएसएस भी कहते हैं, वो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर आपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड यानी ईपीएफ में डाला हुआ है पैसा तो भी आपको मिल जाएगा। एन्युटी पेंशन स्कीम, प्रिंसिपल पेमेंट ऑन होम लोन, ट्यूशन फी फॉर चिल्ड्रंस, कंट्रीब्यूशन टू पीपीएफ अकाउंट, सुकन्या समृद्धि योजना अगर आपने ली हुई है तो वहाँ भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई नेशनल सर्टिफिकेट लिया हुआ है, सेविंग सर्टिफिकेट, फिक्स डिपॉजिट है, कोई पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट है, कोई नेशनल पेंशन स्कीम आपने ली हुई है, तो उसके अंदर भी आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बट आपका इन्वेस्टमेंट कितना भी हो, या अगर आपने 2 या 3 से ज़्यादा में इन्वेस्ट किया हुआ है तब भी आप क्लेम कर सकते हैं। बस आपका जो मैक्सिमम कैप है वो आपका 1.5 लाख रुपीज़ रहेगा। नेक्स्ट है आपका सेक्शन 80cc या 80cc-D। तो आप इस सेक्शन में कोई भी LIC या किसी और बीमा कंपनी के किसी भी एन्युटी प्लान में इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन जो एन्युटी यानी पेंशन है, तो आपका जो भी प्लान है वो पेंशन देने वाला होना चाहिए। अगर आपका वो एन्युटी प्लान नहीं है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो करेंगे सेक्शन 80D की। तो इनकम टैक्स एक्ट का जो सेक्शन 80D है, इसमें कोई भी टैक्स पेयर अपनी फैमिली के लिए या अपने पेरेंट्स के लिए, अगर वो 60 ईयर्स से ऊपर हैं या सीनियर सिटीज़न हैं, तो उस केस में आपको छूट मिलती है। अगर आप जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो या हेल्थ इंश्योरेंस है जो अपने लिए ले रहे हैं, तो आप 25,000 रुपीज़ तक का क्लेम कर सकते हैं। और अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए ले रहे हैं जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, तब आप 50,000 रुपीज़ तक का क्लेम कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 24B की। तो डिडक्शन फॉर इंटरेस्ट ऑन होम लोन, इस सेक्शन के अंडर में आपको 2 लाख रुपए तक का डिडक्शन मिल जाएगा, आप क्लेम कर सकते हैं इसमें। बट
एक्चुअली में ये डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। अगर आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो 2 लाख रुपए से कम है तो आपको उसी पर इंटरेस्ट पर बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं, 2 लाख रुपए तक क्लेम कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल इंटरेस्ट कितना आप पे कर रहे हैं अपने होम लोन पर। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80E की। तो बेसिकली इस सेक्शन के अंडर में अगर आपने कोई भी एजुकेशन लोन लिया है अपनी हायर स्टडी के लिए, या आप इंडिया में स्टडी कर रहे हैं या इंडिया से बाहर स्टडी कर रहे हैं, तो कोई भी अगर लोन लिया है आपने किसी भी बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से परसुइंग योर हायर स्टडी, तो उस केस में आप अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकते हैं अंडर सेक्शन 80E। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80G की। तो इस सेक्शन के अंडर आप कोई भी समाज सेवा या जन कल्याण करने वाली संस्थाओं को कोई भी अगर आप डोनेशन देते हैं तो उसमें आपको टैक्स छूट मिलती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की संस्था को ये पैसे दे रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स सेविंग है वो हो सकती है। कहीं कहीं पर आपको 100% जो भी आपने अमाउंट दिया है उस पर आपको टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, कहीं कहीं पे आपको उससे कम मिलेगा। तो वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन को ही डोनेशन दे रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेक्शन 80TTA की। तो इसमें जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करते हैं अपने सेविंग पे, उस पर आपको टैक्स देना होता है। तो अगर आपकी जो टोटल इंटरेस्ट अर्निंग है अगर आपकी 10,000 से ऊपर है तभी आप उस पर टैक्स देंगे। अगर वो 10,000 से कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 80EE की। तो इसमें भी आप एक तरह से अगर आप होम ओनर हैं और आप एक नया घर ले रहे हैं और आपने कोई लोन लिया हुआ है तो आप उस पर 50,000 रुपीज़ तक का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन वो आपका पहला घर होना चाहिए। और उसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी उसमें एप्लीकेबल रहती हैं कि जो आपका लोन अमाउंट है वो 35 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और आपकी जो घर की कॉस्ट है वो टोटल 50 लाख रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जब आप ये घर खरीद रहे हैं उस समय आपके नाम कोई और प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई और प्रॉपर्टी है तब आपको इसका क्लेम नहीं मिलेगा। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है कि एज ए टैक्स पेयर आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो क्या है, और उनके बेनिफिट के बेस के आधार पर आप ओल्ड रिजिम या न्यू टैक्स रिजिम में जा सकते हैं। लेकिन हम आपको ये एडवाइस करेंगे कि आप किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल से अपना कंसल्ट करें, और वहाँ पे जो भी आपकी अर्निंग है, जो भी आपकी इनकम स्लैब है, उसके हिसाब से आप अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करें। वो आपको एक बेहतर तरीका बता पाएंगे जिससे आप अपने टैक्स को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर पाएँ। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।